स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, जीने के लिए कुछ नहीं बचा। आदर्श ने राहत भरी सांस ली जब उसने चुटकी की चारों ओर डिफेंस देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दादू ने चुटकी को भी कुछ कीमती इक्विपमेंट दिए थे, अन्यथा वह छेद में कूदने के बाद जलकर राख हो जाती। क्योंकि वह मैजिशियन नहीं थी, विशेष चमक ने आदर्श को कोई रक्षा प्रदान नहीं की। यह संभवतः चुटकी की आत्मा से बंधी थी, यह केवल उसकी रक्षा कर सकती थी। 50 मीटर गहरे भूरे लावा में यात्रा करना टीम के लिए एक बेहद बड़ी और लंबी यात्रा थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे पुनर्जन्म की यातनापूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहे हो। अंततः टीम घने और बादलदार धुंध में घिर गई। धुंध अत्यंत विचित्र थी, इसका प्रतिरोध लावा से आश्चर्यजनक रूप से अधिक था। सौभाग्य से इससे टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही वे धुंध में चले गए, इसने तुरंत भूरे लावा के प्रभाव को समाप्त कर दिया। भूरे लावा की गर्मी धुंध में नहीं फैल रही थी, ऐसा लग रहा था कि धुंध और लावा असंगत थे। ऐसा भी लग रहा था जैसे वे एक पारदर्शी रुई जैसे दलदल में गिर गए हो। नीचे उतरते रहने के लिए उन्हें काफी प्रयास करना पड़ा। भगवान का शुक्रिया। सलमान दयनीय स्थिति में था, लेकिन वह इतना भावुक हो गया कि उसे अपने घुटनों पर गिरकर सच्चे आभार से प्रार्थना करने की इच्छा हुई। उन्होंने ब्राउन लावा के माध्यम से अपना रास्ता बना लिया। उन्होंने जीवित रहने के लिए अपनी हर संभव कोशिश कर दी। विशाल स्पेस की पुस्तक निकालो, चलो एक बार मैं इस जगह को छोड़ दे, मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहता, मैडम ने कहा। क्या कोई मेरी चोटों का इलाज कर सकता है? मेरा हाथ पूरी तरह जल गया है। सुमन अभी भी बेहोश है, आपकी चोटों का इलाज कौन करेगा? अंकल सलमान, मेरा मानना है कि आगे बढ़ते रहना अनावश्यक है। हम सभी थक चुके हैं, यह एक चमत्कार है कि हम अभी भी जीवित हैं। सलमान ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। मनाम ने बड़बड़ाते हुए कहा, हम अपनी वर्तमान स्थिति में अपना मिशन कैसे पूरा कर सकते हैं? क्या मैंने आपको पहले ही नहीं बताया था? आयामी मैजिक यहाँ काम नहीं करेगा। जब तक हम सरकिनाई चट्टान की दीवार को नष्ट नहीं कर देते, हम स्पेस क्रॉल का यूज करने में सक्षम नहीं हैं। सलमान ने सभी को याद दिलाते हुए कहा। टीम को यह बात तभी याद आई जब उसने यह बात दोहराई। तुरंत ही सभी लोग हताश हो गए। यह सही है, आयामी मैजिक यहाँ प्रतिबंधित है। हमें अंततः एक सुरक्षित वातावरण मिला जहां हम अपना समय ले सकते हैं और यहाँ से भागने के लिए मैजिक फॉर्मेशन स्थापित कर सकते हैं। फिर भी यह एक पिंजरे में हमें कैद करने के लिए निकलता है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे का वातावरण बेहद स्थिर है, हम वहां अपने अगले कदम पर चर्चा करेंगे, सलमान ने कहा। ऐसा नहीं है कि कोई बेहतर विकल्प है। अरे यार, ये नौबत कैसे आ गई? टीम ने घने कोहरे के बीच से अपना रास्ता बनाया। नीचे एक गुफा थी जो दांतेदार चट्टानों से बनी थी, जिनका गलनांक बेहद अधिक था। जैसा कि सलमान ने पहले बताया, चट्टानों को स्पष्ट रूप से बेहद लंबे समय तक आग की लपटों द्वारा अपग्रेड किया गया था, जो लगभग क्रिस्टल में बदल गए। इसने गुफा को अनियमित चमकदार काले भूरे रंग की चट्टान के चेहरे और उभारों से बनी एक भूमिगत दुनिया की तरह बना दिया। धुंध अभी भी चारों ओर थी, इससे उनकी सांस लेने में बाधा नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे समुद्र में पानी में डूबे एक भूमिगत गुफा में हो। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे तैर रहे हों। धुंध लावा को गुफा में गिरने से रोक रही है, सलमान ने देखते हुए कहा। लेकिन इससे घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाता। मेरा मानना है कि धुंध हमारे मैजिक को भी बुरी तरह प्रभावित करती है ना? आदर्श आगे की ओर तैर रहा था। अगर वह स्थिर रहता तो वह धीरे धीरे गुफा की टॉप पर चला जाता। छत पर फैले रॉक क्रिस्टल काफी तीखे थे। धुंध इतनी तेज थी कि रॉक क्रिस्टल उन्हें छेद सकते थे अगर वे इसका प्रतिरोध न करें। हमारे मैजिक की क्षमता काफी कम होगी है, लेकिन एक बार जब हम यहाँ से गुजर जाएंगे तो यह बेहद बेहतर हो जाएगा। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह पूरी तरह से सामान्य है, सलमान ने कहा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, शिवा ने कहा। क्या तुम्हें यह बात तब नहीं कहनी चाहिए जब तुम घर में गर्म पानी से भरे बाथ टब में आराम से लेटे हो? हमें तो यह भी नहीं पता कि हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं, आहन ने उसे सुधारा।
सब ठीक हो जाएगा, चलो अधिक आशावादी बने, भले ही स्थिति थोड़ी अधिक जटिल है फिर भी हम यहाँ तक पहुंच गए है ना। सलमान ने दूसरों को सांत्वना देने की कोशिश की। आप इसे थोड़ा अधिक जटिल कहते हैं, मेरी आत्मा ने लगभग मेरे शरीर को कुछ बार छोड़ दिया था, शिवा ने बड़बड़ाया। नेता, मुझे लगता है कि शिवा कुछ जलन से पीड़ित है, विशाल ने आदर्श को बताया। आदर्श शिवा के पास गया और देखा कि उसकी पीठ पर कवच बुरी तरह से झुलस गया था। उसकी पीठ पर कोमल त्वचा पर लाल घाव थे, कुछ गहरे लाल रंग की रेखाएं मकड़ी के जाले की तरह उसकी पीठ पर फैल रही थी। वह ज्वलन जहर से पीड़ित है, यह जानलेवा है। सलमान ने ज्वलन जहर को तुरंत पहचान लिया। उसका आशावाद केवल कुछ सेकंड तक ही चला था। क्या इसका इलाज संभव है? आदर्श ने अचानक पूछा। यदि अग्नि विष से तुरंत निपटा नहीं गया तो यह उसके स्वास्थ्य पट्टी में छेद करने के समान था। उसका स्वास्थ्य लगातार कम होता जाएगा। शिवा की चोटें बेहद गंभीर थी। उसके अपने आप ठीक होने की कोई संभावना नहीं, ना ही उनके द्वारा लाई गई मेडिसिन से कोई मदद मिलेगी। क्या सुमन अभी भी बेहोश है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वो जल्द ही नहीं जागेंगी, आदर्श ने अपना सिर हिलाया। सुमन टीम की हीलर थी। हीलर आमतौर पर अधिक कमजोर होते हैं। भले ही आदर्श ने उसे बचाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन आग की लपटों से उसके फेफड़ों को हुए नुकसान के बाद उसकी सांसें बेहद कमजोर होगी। इसके अलावा भूमिगत गुफा में ऑक्सीजन का लेवल भी काफी कम था। यह बताना मुश्किल था कि वह कब जागने वाली है। सुमन शिवा की चोटों को ठीक करने में सक्षम होंगी, लेकिन वह वर्तमान में खुद मुश्किल में थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या शिवा ही एकमात्र व्यक्ति है जो दिशाएं जानता है? आहन ने पूछा। वह सलमान को घूरा था। सलमान को तुरंत अजीब लगा। उसने कहा, ठीक है, मैं शुरू में यहाँ आने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए मैंने नक्शे को याद करने की भी जहमत नहीं उठाई। लेकिन आप चिंता न करें, मुझे अभी भी इसकी धुंधली याद है। जब मैं बाद में समानताएं देखूंगा तो मुझे विवरण याद आ जाएगा। विशाल, क्या तुमको यकीन है कि तुम्हारे पास अभी भी स्पेस एलिमेंट स्पेस स्क्रॉल है? क्या यह आपकी जेब से गिर गई थी जब आप गुफा में कूद रहे थे? आहन ने जानबूझकर पूछा। सा लग रहा था कि उसे सलमान पर पूरा भरोसा नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? विशाल ने पूछा। ओह, यह जानकर अच्छा लगा, मैं तो बस मामले की जांच के लिए पूछ रहा था, आहन ने पूछा। मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। चलो अपना टाइम बर्बाद करना बंद करें, हमें जल्दी करना चाहिए और सर के नाइट को ढूंढना चाहिए, जबकि मैं अभी भी जाग रहा हूँ। शिवा ने जोर दिया। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी उम्मीद मत खो, हम जीवित बच जाएंगे। सलमान ने दूसरों को सांत्वना देना जारी रखा, क्योंकि उनमें से सबसे बड़ा वह था। दुर्भाग्य से अन्य लोग उसके नकली आशावादी से प्रभावित नहीं हुए। वे शिवा के पीछे चले गए जैसे कि उनके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनके बचने की संभावना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर थी कि वह कितने टाइम तक जीवित रह सकते हैं। स्कूल ऑफ मैजिक नेक्स्ट एपिसोड टाइटल सफेद लावा का झरना। धुंध धीरे धीरे छटने लगी। भूरे क्रिस्टलों की भूमिगत गुफा, जिसमें जटिल भूल भुलैया जैसी सुरंगें थी, टीम की कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी। वे हर 50 मीटर से 60 मीटर की यात्रा करने के बाद एक अन्य अविभाज्य जंक्शन पर पहुंच जाते। वहां संकरे और विशाल दोनों तरह के परस्पर जुड़े हुए रास्ते थे। सर्गेनाइट की दीवार को खोजने की कोशिश करना समुद्र से सुई निकालने की कोशिश करने जैसा था। अग्निवेश ने शिवा की जीवन शक्ति को खत्म करना जारी रखा। उसका चेहरा कागज की एक सुनहरी शीट की तरह था, लेकिन उसके होंठ बर्फ की तरह पीले। वह ठीक से चलने के लिए कोशिश कर रहा था। अपने मैजिक का उपयोग करना तो दूर की बात, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी क्षण गिर जाएगा। अर्जुन ने उसे अपनी पीठ पर ले जाने की पेशकश की, लेकिन शिवा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि यह एकमात्र तरीका था जिससे वह खुद को अवेक रख सकते हैं। शिवा ने अपने दांतों को भींच लिया और दर्द सहन किया। लगभग 10 मिनट बाद वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे कि एक शर्ट अपने हैंगर से खुली हो। उसकी सांसें इतनी गर्म थी, कोई व्यक्ति जल सकता था। अग्नि जहर उसकी पूरी पीठ पर फैल गया है। अगर अग्नि जहर उसके दिल तक पहुंच गया और उसके खून के माध्यम से उसके पूरे शरीर में फैल गया तो वह मर जाएंगे।
सलमान ने शिवा को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की, लेकिन वह पहले ही बेहोश हो चुके थे। यह असंभव था कि वह फिर से जागेंगे। जैसे ही वो जमीन पर गिरे, टीम के बाकी मेंबरों को सहारा देने वाला आध्यात्मिक पिलर भी ढह गया। पीछे मुड़ना और उसी रास्ते से वापस जाना असंभव था। यह धुंध ज्वालामुखियों कुंड में भारी पदार्थों के कारण बनी थी, जो लंबे समय से जमा हो रहे थे। काले लावा के विस्फोटों ने इन पदार्थों को ज्वालामुखी कुंड में उनके द्वारा बनाए गए गड्ढों के माध्यम से और भी गहराई में धकेल दिया। इसका मूल तो यह अर्थ था कि उनके लिए गड्ढे में कूदना तो आसान था, लेकिन यदि वे ऊपर और बाहर उड़ने की कोशिश करते तो विस्फोटों की प्रचंड शक्ति उन पर दबाव डालती। सलमान ने पहले ही बता दिया था, सर्केनाइट को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। मनाव जमीन पर बैठ गया और बोला, हम यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। भले ही मुझे सर्केनाइट का स्टीक प्लेस खोजने में परेशानी हो, लेकिन मुझे वह मोटा मोटा रास्ता पता है जो हमें सफेद लावा तक ले जाएगा। वहां ऑक्सीजन का लेवल अधिक होना चाहिए। मैं सुमन की स्थिति पर नजर रख रहा हूं। वह ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश लग रही है, क्योंकि उसकी श्वसन नली गंभीर रूप से घायल हो गई। अगर हम सफेद लावा तक पहुंच पाते हैं तो उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने पर जागने का मौका मिल सकता है। अगर वह जाग जाती है तो वह शिवा की जान भी बचा सकती है। सलमान ने गंभीरता से कहा, क्या होगा अगर वह नहीं जागती? क्या होगा अगर शिवा सफेद लावा तक पहुंचने से पहले ही मर जाएगा? क्या होगा अगर हमें सफेद लावा को पार करने का कोई रास्ता भी नहीं मिल पाया? क्या आपने नहीं कहा था कि सफेद लावा को पार करना सबसे कठिन है? मनाब ने कहा, यह मरने का इंतजार करने से तो कुछ भी बेहतर है। चलो चले। कुणाल ने बड़बड़ाया। वह मनाब के निराशावादी रवैये से नाखुश था। हाँ, एक दयनीय औरत की तरह बड़बड़ाना बंद करो। हम मैजिशियन हैं। टीम की जीवित रहने की इच्छा भी बेहद मजबूत थी। सलमान के सुझाव को सुनने के बाद उन्होंने उन रास्तों की खोज शुरू कर दी जो उन्हें गुफा में और भीतर ले जाएंगे। सफेद लावा गुफा में अधिक गहराई में स्थित था, इसलिए उसे ढूंढना कठिन नहीं था। समस्या यह थी कि सफेद लावा का तापमान बेहद अधिक था, यहाँ तक कि शासक लेवल का बीस्ट भी इसकी गर्मी सहन नहीं कर सकता। हालांकि उनके पास कोई बेहतर विचार नहीं था। उनके पास अपने घायल साथियों को अपने साथ घसीटते हुए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई सलमान, मुझे मत बताओ कि अब आपको सफेद लावा खोजने में परेशानी हो रही है। अहन ने मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा। ऐसा नहीं था कि अहन को सलमान पर भरोसा नहीं था, लेकिन किसी तरह उसे महसूस हुआ कि वे कई बार एक ही घुमावदार रास्ते पर चले थे। वो आदमी ज्ञानी हो सकता है, लेकिन उसे दिशा का कोई ज्ञान नहीं था, बिल्कुल आदर्श की तरह। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं उसे ढूंढ लूंगा, सलमान ने अजीब तरीके से जवाब दिया। गुफा, रास्ते और सुरंगें उच्च तापमान वाले लावा से अपग्रेड हैं। जब उल्का पिंड पहाड़ से टकराया तो उसकी लपटें उसके अंदर बेतहाशा फैल गई। चुटकी ने कहा, छोटी बच्ची, तुम क्या कहना चाह रही हो? हम भूगोल की कक्षा के लिए भ्रमण पर नहीं हैं। विशाल ने कहा, कुनलुन पर्वत मुख्य रूप से 4 अलग अलग पदार्थों से बना है। सबसे कम गलनांक वाली मिट्टी नारंगी मिट्टी में है। उसके बाद भूरी चट्टान, काली लोहे की चट्टान और नीली चट्टान है। जिस प्लेस में हम पहले थे वो गहरे भूरे रंग के क्रिस्टल से बना था, जो भूरे रंग की चट्टान को उच्च तापमान पर अपग्रेड करने के बाद बने थे। कुछ क्रिस्टल नीली चट्टान के साथ मिश्रित है, जो दर्शाता है कि क्षेत्र को जलाने वाली लपटों का तापमान अपेक्षाकृत कम था, इसलिए चट्टानों ने अभी भी अपना भूरा रंग बरकरार रखा है, चुटकी ने कहा। चुटकी का भाषण सिद्धांतों से भरा था। अन्य लोगों को पता नहीं था कि वो किस बारे में बात करी थी, लेकिन सलमान एक शोधकर्ता था और उसे तुरंत उसकी बात समझ में आ गई। बिल्कुल, वह सही कह रही है, सलमान ने उत्साह से कहा। किस बारे में सही? बस बोलो, विशाल ने पूछा। तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ हैं? सलमान ने विशाल को घूरते हुए उत्साहित नजर से समझाया। छोटी लड़की एक प्रतिभाशाली है। मूल रूप से सफेद लावा का तापमान बेहद अधिक होता है, इसलिए केवल उच्चतम गलनांक वाली नीली चट्टान ही इसकी गर्मी को सहन कर सकती है। हमारे आसपास के क्रिस्टल को देखो, शुद्ध रंग के बजाय उनमें काले और नीले रंग के संकेत मिले हुए हैं। हमें सफेद लावा को खोजने के लिए केवल इन नीले रंगों के सफेद रंगों के क्रिस्टलों का अनुसरण करना है।
रास्ते के किनारे की नारंगी मिट्टी, भूरे रंग की चट्टानें और काले लोहे की चट्टानें सफेद लावा के बहने से पिघल जाएगी और पीछे केवल नीले रंग की चट्टान की उच्च संरचना वाले पत्थर ही बचेंगे। सफेद लावा को खोजने के लिए उन्हें बस उस रास्ते का अनुसरण करने की जरूरत थी। बेहद सारी किताबें पढ़ना वास्तव में सहायक है। अहन ने चुटकी की ओर अपना थम्स अप उठाया। केवल 3 चीजें थी जिनमें चुटकी सामान्यतः अपना समय व्यतीत करती थी, किताबें पढ़ना, मिशन पूरा करना और दूध वाली चाय पीना। वो अत्यंत बुद्धिमान थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका आईक्यू उच्च था, बल्कि इसलिए कि उसने बेहद सी चीजें पढ़ी थी। टीम द्वारा चुटकी के निर्देशों का पालन करने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि रास्ता उन्हें गुफा में और भीतर ले जा रहा था, जिससे उसकी अटकलें सही साबित होगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, भूरे क्रिस्टल दिखाई नहीं देने लगे। यहाँ तक कि काले लोहे के पत्थर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, केवल नीले पत्थर ही बचे थे, जो किसी सम्राट के महल जैसे लग रहे थे, जो आग की लपटों की रोशनी से प्रकाशित हो रहे थे। मिल गया, यहां देखो, सलमान ने उत्साह से कहा। उसने रास्ते के अंत की ओर इशारा किया, जहां आग की लपटों का एक सफेद पर्दा गिर रहा था। दूर से देखने पर वह बिल्कुल रेशमी कपड़े के टुकड़े जैसा लग रहा था। वे उसके करीब गए और पाया कि वह संकरी सुरंग वास्तव में उन्हें एक बड़े तालाब की ओर ले जा रही थी। तालाब बेहद बड़ा था, जिसका व्यास 300 मीटर से भी अधिक था, तथा दीवारों के साथ साथ अनगिनत सुरंगें थी और स्पष्ट था कि गुफा में बिखरा हुआ गर्म लावा अंततः यही तालाब में जाकर गिरेगा, जैसे कि धाराएं किसी बड़ी झील में बह रही हों। सफेद लावा के पर्दे ने न केवल सुरंग को बंद कर दिया था, बल्कि वह पुल के केंद्र में 100 मीटर के घेरे को घेरे हुए एक विशाल गुंबद की तरह था। ऐसा लग रहा था जैसे सफेद लावा का गुंबद अपने अंदर किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। सलमान ने उन्हें बताया, जब तक हम सफेद लावा को नहीं छूते तब तक वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अन्य लोग भूमिगत गुफा के अद्भुत दृश्य को देखकर शॉक रहे थे। पहले तो सफेद लावा एक पर्दे जैसा लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो ऐसा लगा जैसे तालाब के अंदर एक पूरा घेरा बनाते हुए झरना बह रहा हो। गुंबद नीले क्रिस्टलियों जमीन से जिस पर वे खड़े थे गुफा के टॉप तक फैला हुआ शानदार सफेद लावा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बहता रहा, लेकिन उसमें से एक भी चिंगारी या आग की लपटें बाहर नहीं निकल रही थी। अधिकांश प्रकाश की लपटें जंगली और बेचैन थी, इसलिए उन क्षेत्रों में चिंगारी, विस्फोट और लपटें उछलना आम बात थी। जहां लपटों का घनत्व ज्यादा था, जलते हुए लावा का हल्का सा छींटा भी हवा में आग लगा सकता था। लेकिन सफेद लावा आश्चर्यजनक रूप से शांत और आत्म संयमित था। यह चुपचाप अपने अंदर जो कुछ भी था उसकी रक्षा कर रहा था और अपने भीतर छिपे रहस्यमय खजाने के प्रति सभी की जिज्ञासा जगा रहा था। आदर्श के लिए पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ देखा। छोटी सी फ्लेम बेले पहले ही संकुचित स्थान से बाहर निकल चुकी थी। वह उत्सुकता से अपनी आंखें झपकाते हुए आग के पर्दे के करीब आ गई। आदर्श ने फ्लेम बेले को सफेद लावा झरने को छूने नहीं दिया, जो स्पष्ट रूप से किसी भी घुसपैठिए पर अटैक कर सकता था। मनाम ने कहा, यह चीज शासक लेवल के प्राणी को भी जलाकर मार सकती है। हम इसके लिए प्रार्थना करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? क्या अब किसी के लिए और दिखाने का समय नहीं है कि उसके पास क्या है? अगर वह कार्यवाही का हिस्सा पाने के बारे में सोच रहा है तो उसे योगदान देना चाहिए। विशाल ने आदर्श को घूर कर देखा। सलमान ने आदर्श की ओर देखा और फिर उसके बगल में तैरती छोटी फ्लेम बिल्ले को देखा। सलमान ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी ज्वाला सुंदरी सफेद लावा झरने में प्रवेश कर सकती है? मुझे यकीन नहीं है, आदर्श ने जवाब दिया। क्या मतलब है कि आपको यकीन नहीं है? शिवा मरने वाला है, मनाब ने कहा। आदर्श ने शिवा पर नजर डाली। उसके शरीर के अन्य अंग अब फफोले से भर गए। वह पहचान से परे थे, विशेष रूप से उसके पहले ही आकर्षक उपस्थिति की तुलना में। यहाँ तक कि पार्थिन मंदिर के पास भी उसे बचाने का कोई मौका नहीं था जब ज्वलन यानी अग्नि जहर उसके दिल तक पहुंच जाएगा। लिटिल फ्लेम बेले ने आवाज निकाली। लिटिल फ्लेम बेले सफेद लावा के पर्दे के सामने तैर रही थी। उसने सफेद लावा को छूने के लिए अपनी उंगली आगे बढ़ाई, हालांकि एक मजबूत बल तुरंत सफेद लावा से बाहर निकल आया और फ्लेम बेले पर उतरा। छोटी सी ज्वाला सुंदरी उड़कर पास की नीली चट्टान की दीवार से जोर से टकराई, जिससे उस पर उसकी दुबली पतली आकृति की रूपरेखा बन गई। लिंग!
छोटी सी फ्लेम बेले दीवार से बाहर निकली और गुस्से में सफेद लावा के पास लौट आई। वह सफेद लावा को देखकर चीखी और बड़बड़ाई, फ्लेम बेले एक धन्य प्राणी है जो आग में पैदा हुई है। सफेद लावा उसके लिए बेहद प्रतिकूल नहीं है, इसने केवल उसे उड़ान भरने से रोका, लेकिन अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यह हमें जलाकर राख कर देगा। सलमान ने टिप्पणी की। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मनाब ने पूछा। आदर्श उधर देखो। चुटकी ने खुले में एक सुरंग की ओर इशारा किया। सुरंग से लावा बाहर निकल रहा था, मानो किसी अग्नि ड्रैगन के गले से निकल रहा हो। लावा निरंतर दर से बाहर निकल रहा था, मानो किसी विशाल ड्रैगन द्वारा बाहर निकाला जा रहा हो। वह क्या है? आदर्श ने पूछा। एक आदिम सोल ग्रेड सीड फायर, यानी स्पिरिट सोल ग्रेड सीड फायर। मुझे डर है कि अगर आप सफेद लावा की गुंबद में प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको और छोटी फ्लेम बेले को इस जगह पर पोषित एक शक्तिशाली फ्लेम को वश में करना होगा। इस तरह सफेद लावा आपको और छोटी फ्लेम बेले की उपस्थिति को अस्वीकार नहीं करेगा, चुटकी ने कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।